साथियों, वीडियो को स्किप ना करें। आज का सिर्फ एक ये वीडियो देखने के बाद में आपको मेडिकल से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे वो आपका इंडियन आर्मी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो, एसएससी जीडी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो, इंडियन रेलवेज का हो या फिर किसी भी स्टेट पुलिस का मेडिकल एग्जामिनेशन हो। साथियों, मैं अपनी बात करूँ तो मैं 4 टाइम्स मेडिकल क्वालिफाइड हूँ और साथियों मेरा नाम है भीमसेन पुनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनेवोलेंट सोल्जर यूट्यूब चैनल। साथियों, मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिन होगी, इसको समझाने के लिए मैं आपके जो मेडिकल एग्जाम है उसको फेजेस के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे स्टार्टिंग में आपका जो फेज होगा, फेज फर्स्ट, उसके अंदर आपके लैब टेस्ट किए जाएंगे। अब लैब टेस्ट होते हैं, उसके अंदर क्या होगा, लैब टेस्ट के अंदर बेसिकली साथियों आपके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स आपके यूरिन के और प्लस में ब्लड के 2 सैंपल्स आपसे बेसिकली लिए जाएंगे और ये सैंपल्स देने के बाद में आपका इन सैंपल्स का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट थोड़ा लेट में आएगा। हो सकता है उसी दिन रात को रिपोर्ट आपको देखने को मिले या फिर नेक्स्ट डे आपको ये रिपोर्ट मिले, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोग मेडिकल एग्जाम देने आते हैं, इसलिए सबका लैब रिपोर्ट्स एक साथ में आना संभव नहीं है। इसलिए इसके बाद जब आप सैंपल दे के आते हो तो आपके जो हैं आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशन के फेजेस हैं वो नेक्स्ट फेजेस आपके होते रहते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज में क्या होता है। इसी लैब टेस्ट के अंदर एक फेज और होता है, वो होता है आपका एक्सरे। तो अगर हम किसी भी आर्मी के या अगर एसएससी जीडी की बात करें तो आपका जहाँ पे मेडिकल हो रहा है वहाँ पे एक्सरे की फैसिलिटीज़ बहुत रेयर होती है, वहाँ पे एक्सरा नहीं होता, इसलिए आपको वो लोग खुद अपने साथ लेके जाते हैं किसी एक्सरे के लिए, किसी एक्सरे वाली लैब में, वहाँ पे आपका एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे के अंदर बेसिकली साथियों आपका क्या होता है कि जो लंग्स जो है, लंग्स आपके कैसे हैं, हेल्दी है, नॉर्मल है या नहीं है, उस चीज़ को एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद में एक्सरे का जब आपका एक्सरे हो गया, इधर लैब रिपोर्ट के लिए आपने सैंपल दे दिया, इसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है फेज 2। साथियों मैं एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करता हूँ कि साथियों जब भी आप सैंपल्स देने जाएं यानी मेडिकल देने जाएं फर्स्ट दिन, तो आपको ब्रेकफास्ट करके नहीं जाना है। इसका एक रीज़न ये भी है कि आपका जब भी यूरिन प्लस ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो उसमें आपकी शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है, उसको एग्जामिन किया जाता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट करके जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो शुगर है वो हाई शो करेगा, इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए आपको सबसे शुरुआत वाले दिन जब आप मेडिकल देने जाते हैं, क्योंकि मेडिकल जो होता है कई बार 2 दिन उसमें लगते हैं और कई बार उसमें 3 दिन भी लग जाते हैं, तो चलिए सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे, पहले दिन आपके सैंपल्स लिए जाएंगे और अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ पे जाके अपने सेंटर में रिपोर्ट करेंगे। तो उस दिन आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ब्रेकफास्ट करने के लिए बाद में आपको वहाँ पे मौका दिया जाएगा, वो लोग आपको मतलब अपने से कहेंगे कि आप सब लोग जाइए नाश्ता करके आइए, तो आपको पहले ब्रेकफास्ट करके नहीं जाना है। और हाँ, यूरिन टेस्ट के लिए सैंपल किस प्रकार से देना है उसका भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जब भी आप निकलें अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो सबसे पहले आपको कम से कम 2 लीटर तक वाटर कंज्यूम कर लेना है, यानी पानी पी लेना है अच्छा खासा। और उसके बाद भी वहाँ पे जब तक आपका सैंपल नहीं दिया जाता, आप रुक रुक के जब भी आपका मन करे पानी पीने को तो आपको पानी लेते रहना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सैंपल कैसे देना है। तो जब आप सैंपल देने लगे तो आपका जो स्टार्टिंग फर्स्ट यूरिन हो उसका सैंपल आपको नहीं देना है, यानी कि आपको थोड़ा इंतजार करना है। जब आपका यूरिन हो रहा है, व्हेन यू आर पिसिंग, देन स्टार्टिंगली सैंपल के अंदर फिल नहीं करें, थोड़ी देर के बाद थोड़ा यूरिन निकल जाने दें, उसके बाद में आपको सैंपल के अंदर उस यूरिन को फिल करके और सैंपल दे देना है। उस सैंपल पे आपका नाम या फिर आपका जो रोल नंबर या फिर आपको वहाँ पे जाने के बाद में एक नंबर इशू होगा, वो नंबर उस पर वो लोग लिखवा लेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद में आ गई सैंपल की बात और लेबोरेटरी के अंदर जितने सैंपल दिए और प्लस में एक्सरे हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ कि नेक्स्ट फेज 2 में आपका क्या क्या चीज़ें जो है वो एग्जामिन होंगी। तो साथियों फेज 2 के अंदर जो बेसिकली होगा वो आपका आई टेस्ट होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप बता दूं कि जैसे ही आप लेब से आते हैं उसके बाद में जितने भी लोग होंगे, मान लीजिए कि कोई एक सेंटर है जिसके ऊपर 99 कैंडिडेट है जिनका मेडिकल एक साथ में हो रहा है, तो उस वैसे में क्या होगा, मेडिकल जो ऑफिसर जो रहेंगे, यानी मेडिकल ऑफिसर जिसको एमओ भी बोलते हैं फौज की भाषा में, तो वो वहाँ पे कम से कम 3 आपके रहेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करेगा कि सेट्स के अंदर आपको रखा जाएगा डिवाइड करके अलग अलग, ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये सी ग्रुप है, यानी स्टार्टिंग वाला जैसे ग्रुप है उसके अंदर आपके रखे जाएंगे कितने लोग, 33, फिर दूसरे में 33, तीसरे में 33, इस प्रकार से आपका अलग अलग वो हो जाएगा, स्टेजेस बना दी जाएंगी, आपका सेटअप इस प्रकार से कर दिया जाएगा और सबको एक एक मेडिकल ऑफिसर असाइन कर दिया जाएगा। जैसे ए ग्रुप है इसका एक मेडिकल ऑफिसर होगा, ये बी ग्रुप है इसका एक मेडिकल ऑफिसर होगा, ये सी ग्रुप है इसका एक मेडिकल ऑफिसर होगा। अब जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपका फेज 2 में किस चीज़ का एग्जामिन करते हैं, अब वो आपके जो फेज 2 है उसके अंदर चेक करते हैं साथियों आपकी आइज का टेस्ट। आइज के अंदर अब जो चीज़ें आपकी एग्जामिन की जाएगी, डीपली एग्जामिन की जाएगी, बिकॉज आइज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इस प्रकार की जो भी सर्विसेज हैं डिफेंस से रिलेटेड, उनमें आइज का बहुत अहम योगदान है। तो आइज के लिए आपका सबसे पहले जो होगा साथियों वो होगा डिस्टेंट विजन टेस्ट। अब डिस्टेंट विजन टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है, जिन साथियों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आपका जो आइज है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो आपका 6x6 होना चाहिए। तो आंखों का 6x6 टेस्ट जो है साथियों, इसका मतलब है कि 6 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ 6 mm साइज का ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आपकी आंखें 6x6 हैं और आपका डिस्टेंट विजन बिल्कुल सही है।
इसके बाद साथियों आपका किया जाएगा नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट के अंदर क्या होगा, नियर विजन टेस्ट के अंदर होगा कुछ जैसे मेरे हाथ में ये पेपर है, इसी प्रकार से कुछ लिखा हुआ पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपको एक आंख से रीड आउट करना है, उसके बाद में राइट आंख से रीड आउट करना है। इस प्रकार से आपसे चीज़ें रीड आउट जो है वहाँ पे करवाई जाएंगी, तो वो आपका हो जाएगा नियर विजन टेस्ट। अब इसके बाद साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टेस्ट कि जिसके अंदर रिजेक्शन मिलता है, और उसके अंदर ऐसा है कि रीमेडिकल नहीं दिया जाता, डायरेक्ट रिजेक्शन ही दिया जाता है। वो पॉइंट्स है आपका कलर विजन टेस्ट। साथियों इस टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जैसा कि आप साइड में स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस प्रकार से उनके पास में एक लॉग बुक रहेगी। उस बुक के अंदर जो है रंगीन ऐसे डॉटेड होंगे, उनके अंदर कुछ लेटर्स कुछ नंबर्स लिखे हुए रहेंगे, और आपको वो क्या होगा, आपके सामने बुक ऐसे रखेंगे और फटाफट उस बुक को वो क्या करेंगे, पहले ये पेज खोल दिया, आपको बोलेंगे बताओ कितना लिखा हुआ है, आपने बोला 76, उसके बाद में नेक्स्ट पेज 84, फिर 82, फिर 95, 19, 2, 6, L, C, G, Z, 12, 16, 25, इस प्रकार से वो फटाफट पेज आपसे आपके सामने निकालते रहेंगे और आपको उनको फटाफट रीड आउट करते हुए चलना है। अब साथियों जिसके अंदर कलर विजन वाली समस्या होती है जिस इंसान के, उसको मेडिकल के अंदर डायरेक्ट अनफिट ही क्यों दिया जाता है, उसको वापस मौका क्यों नहीं दिया जाता? तो इसका कारण ये है साथियों कि अगर आपके अंदर कलर विजन की समस्या है, इसका मतलब इस समस्या का कोई इलाज नहीं है। बाकी चीज़ों के अंदर आपको रीमेडिकल दिया जाता है, यानी उसका मतलब है कि आपको फिर से मौका दिया जा रहा है कि अगर आपके अंदर जैसे किसी प्रकार की समस्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको वेरिकस वेन की समस्या है या आपके नोज के अंदर डीएनएस की प्रॉब्लम है, तो आप जाइए और उसका इलाज करवाइए, महीने 1.5 महीने बाद में आपका फिर से मेडिकल लिया जाएगा, और अगर दूसरी बार सेकेंड टाइम अगर आप मेडिकल फिट होंगे तो आपको ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके आंखों के अंदर कलर विजन की समस्या है, बेसिकली ये जो है समस्या जो है कलर विजन की, ये समस्या साथियों एक तरह का आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी एक तरह की आनुवांशिक बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। तो जिन साथियों को ये समस्याएं हैं वो इस मेडिकल में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे फील्ड आपके लिए हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जिन एग्जाम मतलब जो ऐसे एग्जाम है जिनमें मेडिकल दिया जाता है, उनमें आपको नहीं लिया जाएगा। तो साथियों ये मैंने समझाया आपको कि इस प्रकार से आपका आंखों का टेस्ट होगा। इसके बाद में साथियों अब हम अगर बात करें तो इसमें फंडस टेस्ट वगैरह नहीं होगा, वो सिर्फ रेलवे और एयरफोर्स में लिया जाता है। तो फंडस टेस्ट की आपको चिंता नहीं करनी है, वो सिर्फ रेलवेज में होता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें कि अब कौन सा टेस्ट होगा, तो इसी फेज 2 के अंदर एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ईयर। ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी स्कैनिंग की जाएगी, ऐसी कौन सी चीज़ें जो एग्जामिन की जाएगी। तो सबसे पहले साथियों वो नॉर्मली क्या है कि आपसे एक सवाल पूछेंगे, जैसे ये पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बता देंगे, राम श्याम घनश्याम जो भी आपका नाम रहेगा। उसके बाद ये पूछ लेंगे कि एज कितनी है और कहाँ के रहने वाले हो, अपना एड्रेस बताओ। तो एकदम धीरे धीरे आवाज़ में मंद मंद आपसे पूछेंगे, लेकिन आपको वो सुनाई दे जाएगा, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसमें आपका हियरिंग टेस्ट आपका उन्होंने ले लिया, यानी आपको सही से सुनाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका, उसमें क्या करेंगे, तो उसके बाद में आपके कान के अंदर एक मशीन डालेंगे छोटी सी, जैसे लाइटर जो होता है, उस लाइटर के साइज की एक मशीन होती है, वो आपके ऊपर से एल शेप में रहती है, उसमें आपकी छोटी सी लाइट एक इंडिकेटर लगा रहता है, वो आपके ऐसे कान में इंसर्ट करेंगे, और आपके कान के अंदर ईयर ड्रम की पोजीशन को चेक करेंगे कि आपके कान के अंदर का जो ईयर ड्रम है वो किस प्रकार से है, क्या वो सही है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें वो एग्जामिन करेंगे, डैमेज वगैरह चेक करेंगे कि अगर कान के अंदर कोई फोड़ा फुंसी या किसी प्रकार का डैमेज नहीं। लेकिन अगर ऐसा है भी साथियों, तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, अनफिट नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको चिंता की बात नहीं है। अगर कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल एग्जाम होने वाला और उसी टाइम दिक्कत आ गई, और हमारे क्या कि अंदर कोई दिक्कत हो गई, कान के अंदर फुंसी होगा, फोड़ा होगा, तो कोई समस्या नहीं है। उस टाइम में आपको अलग से रीमेडिकल के लिए 1-1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें अनफिट नहीं किया जाएगा। अगर आपके कान सही है, आपका ईयर ड्रम सही है, तो आप मेडिकल के अंदर पास हो जाएंगे, कोई समस्या कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट और क्या चीज़ें एग्जामिन की जाएगी। तो इसके बाद में अगर देखें पॉइंट सी, तो आपका है नोज। अब आपका नाक चेक किया जाएगा। नाक में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, जिसके बारे में बहुत हमारे साथियों को नहीं पता, और उसकी वजह से रीमेडिकल मिल जाता है बहुत सी बार, वो होता है साथियों हमारा डीएनएस होता है। अब डीएनएस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको साथियों बोलते हैं डेविएटेड नेसल स्पेक्ट्रम, यानी डेविएटेड नेसल स्पेक्ट्रम, डीएनएस। ये क्या होता है, तो डीएनएस के अंदर साथियों सबसे पहले आपका नाक जो है इस प्रकार से ऊपर करवा के, और नाक को वो लोग एग्जामिन करेंगे। उनके हाथ में एक लाइट रहती है, तो उस लाइट को ऐसे अंदर मार के आपको नाक देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि दोनों जो नाक के होल्स हैं वो सही हैं कि प्रॉपर नहीं है। इसके बाद जो डीएनएस है उसमें क्या होता है कि हमारा जो नाक है उसमें से एक वाली जो साइड है उसका होल जो रहता है बड़ा, और एक वाली साइड जो होता है उसका होल जो होता है उसकी शेप हड्डी की इस प्रकार से होती है कि एक साइड का जो होल है उतना इक्वल नहीं होता, एक साइड का बड़ा एक साइड का छोटा, इस प्रकार से होता है। तो उसमें आपको डीएनएस के आधार पे आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है। डीएनएस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि डेविएटेड नेसल स्पेक्ट्रम।
तो इसमें भी रीमेडिकल मिलता है, अनफिट नहीं किया जाता है। तो इसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। तो अगर किसी को कोई समस्या है तो आप उस ऑपरेशन को ऑपरेशन करवा लीजिए और उसके बाद फिर से मेडिकल दे दीजिएगा, तो आप मेडिकल के अंदर फिट हो जाएंगे। और अगर आपको समस्या अभी से लग रही है कि समस्या है तो मेडिकल होने से पहले भी आप उसका ऑपरेशन ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद साथियों अब हम बात करते हैं टीथ की, कि दांतों में क्या क्या चीजें चेक होती है। यूट्यूब पे से बहुत सारे वीडियो लोगों ने लगा रखे होंगे कि ऐसे नहीं है तो अनफिट कर दिया जाएगा, वैसे नहीं है तो अनफिट कर दिया जाएगा। अगर अनफिट की बात करूं साथियों तो टोटल 48 टाइप के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आपको अनफिट किया जा सकता है। जब मैं मेडिकल देने गया था, मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब मैंने वो 48 पॉइंट्स को रीड आउट किया तो मुझे भी यही लगा कि यार जब इतने पॉइंट्स हैं अनफिट करने के लिए तो फिर मुझे फिट कौन करेगा, मैं तो अनफिट हो ही जाऊंगा ना भाई। तो लेकिन अनफिट में नहीं हुआ था किसी भी एग्जाम के अंदर। मैं स्टार्टिंग में जैसा मैंने वीडियो में बताया कि मैंने 4 टाइप्स के अलग अलग एग्जाम्स हैं जिनके मेडिकल मैंने दिए हुए हैं और सब के अंदर मैं मेडिकली फिट हुआ हूँ, किसी में भी अनफिट नहीं हुआ। तो जो लोग ये बताते हैं ऐसे करके अनफिट हो जाओगे, ऐसे अनफिट हो जाओगे, तो ऐसी कुछ समस्याएं नहीं है। टोटल 48 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर अनफिट दिया जा सकता है। लेकिन मैं जो आपको इस वीडियो में जो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको देख लीजिए। अगर आप इनके अंदर फिट हैं तो कोई माइका लाल आपको अनफिट नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, अब यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे टीथ की। तो टीथ में साथियों बेसिकली हमारी क्या क्या चीजें हमारी चेक की जाती है। तो साथियों जो सबसे बड़ी जो चीज है टीथ के अंदर, वो सबसे पहले आपका ये चीज है कि वो लोग आपका बोलेंगे कि मुंह खोलो। मुंह खोलने के बाद में वो अंदर ऐसे लाइट मार के टॉर्च से चेक करेंगे। और इसमें भी बेसिकली अगर आपके आगे के ऊपर के 8 दांत और नीचे के 8 दांत यानी 8 + 8 टोटल जो 16 दांतों का एक जो सेट बनता है, पेयर बनता है, वो अगर आपका सही है तो आपको मेडिकल में कोई भी अनफिट नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, इसके अलावा भी अगर वो सही नहीं भी हैं उसमें भी, लेकिन बाकी अगर एक आध दांत है जो मिसमैच है या नहीं है, मिसिंग है, तो भी आपको मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाएगा। बस शर्त यह है कि आपका जो मुंह है वो साफ सुथरा होना चाहिए और प्रॉपर आपके मुंह के अंदर जो है 3-3.5 इंच का गैप के आधार के ऊपर आपका मुंह ओपन होना चाहिए, खुलना चाहिए। यानी बेसिकली आपका ये जो 3 फिंगर है ये इजीली मुंह के अंदर इंसर्ट होनी चाहिए जब आप मुंह को खोलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर जो साथी भाई हमारे हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब जिनका मुंह जो है वो इतना ज्यादा नहीं खुलता, तो मेडिकल से पहले डेली के दिन में कम से कम 6 से 10 बार इस प्रैक्टिस को आप कीजिए मुंह को ऐसे खोलने की, तो आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मैंने तो आरसीटी करवाई हुई है दांत के अंदर, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट लिया हुआ है, क्या आरसीटी वाले को मेडिकल में अनफिट कर देंगे? नहीं करेंगे साथियों, मैं अपना बता रहा हूं, मैंने भी आरसीटी करवाई हुई है और मैं जब गया था मुझे अनफिट नहीं किया किसी भी मेडिकल में। तो आरसीटी इज नॉट ए बिग डील। अगर आप हाँ, लेकिन आरसीटी है जो आपकी मेडिकल से बहुत पहले की हो चुकी होनी चाहिए और आपका दांत एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। और बहुत सारे लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, बोलते हैं कि भैया हमारे दांत थोड़े साफ नहीं है, इनको जाकर आप साफ कर दो। एक स्केलर मशीन आती है डॉक्टर के पास में, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो स्केलर मशीन से क्या करते हैं, आपके दांतों को साफ कर दें। मैं बोल रहा हूँ जरूरत ही नहीं है भाइयों, डॉक्टर के पास में स्केलर मशीन से स्केलिंग मत करवाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके दांतों के ऊपर एक नेचुरल एनेमल लगा होता है। वो नेचुरल एनेमल वो मशीन क्या करती है, उसको रगड़ के घिस के उतार देती है। तो इसलिए आपको अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, हल्के फुल्के अगर दांत साफ नहीं है, पीले भी हैं काले भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। लेकिन जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं या ऐसी कोई और चीजें करते हैं, तो वो लोगों को मैं ध्यान देता हूँ कि ये सब चीजें मत कीजिए। और अगर नहीं रह सकते तो कम से कम मेडिकल तक तो मत कीजिए, ताकि आपके दांत वगैरह जो साफ नजर आए। और रात को सोने से पहले दांतों को साफ जरूर करके सोइए साथियों। और ये साइंस में भी सवाल आता है कि दांतों के अंदर सड़न क्यों होती है। तो दांतों में सड़न इसलिए होती है कि जब हम सो जाते हैं, कुछ मीठा खा लिया, दूध पी के जब रात को सो गए और मुंह के अंदर जो पीएच का लेवल है अगर वो 5.5 से बिलो आ गया तो दांतों में डेफिनेटली आपके सड़न होगी ही होगी। इसलिए सुबह उठ के आप दांत साफ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रात को सोने से पहले भी दांतों को साफ जरूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है साथियों, तो दांतों के अंदर बहुत बड़ी कोई चीज नहीं चेक होगी, आरसीटी करवाया हुआ है तो भी आप मेडिकल के अंदर फिट होंगे। और दांत अगर आपके एक आध दांत मिसिंग है, अगर आपके पूरे दांत 32 की 32 नहीं भी है, तब भी आपके मेडिकल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आगे के 8 ऊपर के और 8 नीचे के दांत अगर सही है तो मेडिकल में फिट हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आरसीटी वाले भी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इसके अलावा अगर दांतों से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको डीपली उसका रिप्लाई करूंगा, समझाऊंगा उस चीज़ के बारे में। अगर कोई चीज़ ऐसी है समझ में नहीं आई तो इसमें देखा जाएगा नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं, और इसके अलावा जो आपका टीथ है वो किस प्रकार के, प्लेसमेंट कैसा है उनका, आगे पीछे तो नहीं है, किस प्रकार का है, थोड़ा बहुत 19-21 होता है तो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखे जाते हैं कि दांतों की फिलहाल इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में दांत कैसे हैं उनकी, दांतों की कोई समस्या तो नहीं है, कंडीशन कैसी है, वो सब चीज़ें देखी जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, दांतों के मेडिकल में फिट हो जाओगे। दांतों के मेडिकल में मुझे नहीं लगता रेयरली कोई अनफिट होता होगा, सारे के सारे फिट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग यूट्यूब पे ऐसे हुआ बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है साथियों वो आपका है फेज 3। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है।
अब साथियों आपका नेक्स्ट आता है फेज थर्ड। इसमें आपका चेक किया जाएगा प्राइवेट पार्ट्स। साथियों इस फेज के अंदर हमेशा ऐसा होगा कि मेल को मेल डॉक्टर चेक करेंगे और फीमेल को फीमेल डॉक्टर चेक करेंगे। बाकी अब तक जो हमने फेजेस डिस्कस किए उसके अंदर क्या है कि मेल को फीमेल या फीमेल को मेल डॉक्टर चेक कर सकता है, लेकिन जब ये वाला फेज आपका होगा, चेकिंग होगा, एग्जामिन किया जाएगा प्राइवेट पार्ट्स को, तब मेल को मेल डॉक्टर ही एग्जामिन करेगा और फीमेल को फीमेल डॉक्टर ही एग्जामिन करेगी। और हाँ, इसका एग्जामिनेशन जो बेसिकली जो होगा वो आपका इंडिविजुअली होगा, यानी सबके साथ सबके सामने ग्रुप में नहीं होगा। इसमें आपको अलग अलग तरीके से एक एक बंदे को इंडिविजुअली बुलवा करके आपका जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसमें चीज़ें हम बात कर लेते हैं कि जैसे मेल कैंडिडेट है तो उसकी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें एग्जामिन की जाएगी। तो सबसे पहले साथियों आपको माइंड सेट करके जाना है कि आपको वो लोग न्यूडली एग्जामिन करेंगे, यानी आपको पहले भैया अगर मैं कहूँ तो नंगा किया जाएगा। सिंपल सी भाषा में बात करूँ तो आपको एग्जामिन करेंगे। इसके लिए आपको पहले से माइंड सेट करके जाना भैया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके वो तो सीधा स्पष्ट यही बोलेंगे कि नीचे करो, लोअर उतारो या हाफ पैंट या टी शर्ट जो कुछ भी पहना होगा सब उतरवा लेंगे। तो वहीं पे आधे से ज़्यादा लोग होते हैं, उनको बीपी हाई हो जाता है, ऐसे क्या करते हैं, कांपने लगते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि इधर उन्होंने आपका ये वाला एग्जामिनेशन किया न्यूड करके और उसके तुरंत बाद आपका बीपी टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जाओगे तो बीपी आपका बहुत हाई आ जाएगा। इसीलिए दिमाग में पहले से ये माइंड सेट करके जाना है कि भैया वो डॉक्टर है, उनका काम है एग्जामिन करना, उनके लिए हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। तो हमें भी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें भी सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ अपना मेडिकल एग्जामिन करवाने के लिए आया और वो डॉक्टर है, वो कोई आम आदमी नहीं है भैया, डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है। तो वो अगर मुझे एग्जामिन करते हैं तो उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जामिन की जाएगी, तो मेल की अगर बात करें तो मेल में साथियों आपकी 3 चीज़ें आप एग्जामिन की जाएगी। सबसे पहले आपकी चीज़ एग्जामिन की जाएगी पेनिस, उसके बाद में आपके एग्जामिन की जाएगा एनस और उसके बाद में आपका एग्जामिन की जाएगा टेस्टिस। पेनिस, टेस्टिस और एग्जामिनेशन, ये 3 चीज़ें आपकी एग्जामिन होगी। तो इसमें क्या किया जाएगा, पेनिस का बहुत सारे लोगों में ऐसी अफवाह है क्या साइज एग्जामिन किया जाएगा। अरे भैया साइज से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि आपका जो हॉल्स जो होता है पेनिस के अंदर जो हॉल है उस हॉल को वो जरूर एग्जामिन करेंगे कि कहीं उल्टी तरफ में हॉल तो नहीं निकला हुआ है। ठीक है, उस चीज़ को जरूर एग्जामिन करते हैं और वो ये भी देखते हैं कि इसका साइज जो है नॉर्मल होना चाहिए, एकदम ऐसे में छोटा सा साइज नहीं होना चाहिए हॉल का। मैं सिर्फ हॉल की बात कर रहा हूँ, जो पेनिस का पी हॉल है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो वो आपका एग्जामिन वहाँ पे करेंगे। इसके अलावा और क्या एग्जामिन करेंगे, तो इसके अलावा वो बोलेंगे आपको कि इसको ऊपर उठाओ हाथ से, तो आपको ऊपर कर लेना है। तो नीचे का एग्जामिनेशन वो आपका वहाँ पे देखेंगे कि आपके टेस्टिस दोनों हैं या नहीं है। अगर किसी साथी भाई के एक टेस्टिस है, ऐसा होता है, नेचुरली फिनोमेना किसी के भी हो सकता है। अगर किसी साथी भाई के एक टेस्टिस है तो उसको मेडिकल में मतलब अनफिट ही मिलेगा, डेफिनेटली उसको फिट नहीं किया जाएगा। लेकिन जिसके दोनों हैं और दोनों हेल्दी कंडीशन में हैं तो वो सही है, उसको मेडिकली फिट किया जाएगा। बहुत सारे साथी भाइयों को हाइड्रोसिल की समस्या होती है। हाइड्रोसिल में क्या होता है कि आपके क्या होता है कि साइज जो होता है वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है टेस्टिस का। तो उस केस में आपको अनफिट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि आपको रीमेडिकल डेफिनेटली दिया जाएगा। आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवा के आइए, जो भी करवाइए, लेकिन ऑन द स्पॉट कोई भी डॉक्टर आपको फिट नहीं करेगा, रीमेडिकल दे देगा लेकिन अनफिट भी नहीं करेगा। ठीक है, हाइड्रोसिल की समस्या होगी और क्या बोलते हैं ऊपर से सब चीज़ें उन्होंने देख ली, स्किन हटा के भी बोलेंगे स्किन हटाओ, स्किन हटवा के भी आपका देखेंगे कि आपका जो है पेनिस की जो पी होल का साइज कैसा है। इसके बाद में आपका एनएस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चेक करी जाएंगी। तो एनएस टेस्ट में साथियों बेसिकली एक ही चीज़ है जो आपके एग्जामिन की जाती है और उस समस्या का नाम है पाइल्स। वो आपकी फीमेल और मेल दोनों ही कैंडिडेट्स की चेक की जाती है। और सीधा सी बात है, डॉक्टर आपको बोल देगा भैया यू टर्न ले लो, उधर घूम जाओ, नीचे झुको, और उसके बाद डॉक्टर आपको बोलेगा कि जोर से खांसो। ठीक है, और ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर में। कुछ डॉक्टर ऐसा आपको मतलब कुछ डॉक्टर होते हैं जो नहीं बोलते हैं खांसने के लिए और कुछ डॉक्टर होते हैं जो बोल देते हैं खांसने के लिए। तो वो आपके यहाँ पे चेक करते हैं कि इसको पाइल्स की समस्या है कि नहीं। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो भी अनफिट नहीं किया जाएगा, आपको जस्ट रीमेडिकल दिया जाएगा और आपको मौका दिया जाएगा फिर से कि आप जाइए, अपना ऑपरेशन करवाइए, अपना इलाज करवाइए, वापस आइए और मेडिकल में रीअपीयर होइए। तो दूसरी बार अगर आप मेडिकल के अंदर फिट पाए जाते हैं तो आपको डेफिनेटली जॉब में लिया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक की जाएगी। तो फीमेल कैंडिडेट्स के भी सेम इसी तरह से मेडिकल होगा, लेकिन मेडिकल लेने वाले डॉक्टर फीमेल होंगी और वो भी इंडिविजुअली ही उनका मेडिकल लेंगी। तो वहाँ पे जब उनका मेडिकल लिया जा रहा होगा तो उनको भी न्यूडली ही चेक किया जाएगा। न्यूडली चेक करने के बाद उनके भी सेम इसी प्रकार से ही एग्जामिनेशन होगा प्राइवेट पार्ट्स का, कि उनकी जो वेजिनल स्ट्रक्चर है वो वगैरह कैसी है, उनमें मतलब किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अब नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल अगर कुछ हो रहा है वहाँ पे, अगर फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना जैसे होता है अगर पीरियड्स है, साइकिल्स हैं, तो वो है, कोई समस्या की बात नहीं है। आप डॉक्टर को बोल दीजिए कि मैम ये समस्या है मेरी, फिलहाल ये ऐसी ऐसी समस्या के कारण है, तो उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आपको लिया जाएगा, अनफिट नहीं किया जाएगा। आप बस डॉक्टर को जिस टाइम में आपका एग्जामिनेशन किया जा रहा हो, एग्जामिन किया जा रहा हो, उस टाइम आप डॉक्टर को बोल दीजिएगा कि ये मंथली साइकिल्स की वजह से है या जो भी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, नॉर्मल टेस्ट होगा। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि क्या वहाँ पे वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। नो वे, किसी भी कंडीशन पे वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मैरिड और अनमेरिड बोथ कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन।
इंडियन आर्मी हो या फिर एसएससी हो या रेलवे हो या फिर स्टेट पुलिस हो, सबके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है, वर्जिनिटी का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे वेजिनल इन्फेक्शन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए और आप वो रीजन उनको बता दीजिए, तो उसमें वो आपको ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद में जो दूसरा आपका और टेस्ट क्या होगा वहाँ पे, तो और टेस्ट सेम वही टेस्ट होगा पाइल्स का, उसमें सेम वही बोलेंगे, यू टर्न, नीचे झुको, और उसके बाद में जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, उसी प्रकार से आपका जो एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो अगर आपको कोई समस्या नहीं है पाइल्स वगैरह की तो वो आपको ले लिया जाएगा। अगर समस्या पाइल्स की है तो उसमें आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, अनफिट नहीं दिया जाएगा। साथियों हम बात कर लेते हैं फेज 4 की। फेज 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम है आपका फेज 4 से ही लिया जाना है, आपके हाथ और आपके पैर। तो साथियों फेज 4 में बेसिकली जैसा कि नाम से पता लग गया आपको, हाथ पैर का मैंने जिक्र किया, तो आपकी दो चीज़ें एग्जामिन की जाएगी, आपके हैंड और आपके लेग्स, आपके फिट्स चेक किए जाएंगे। अब हाथों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेक की जाएगी, तो साथियों सबसे पहले आपके हाथ किस प्रकार से, उनकी बोन्स हैं, यानी हड्डियों का ढांचा जो है, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, आपके बोन्स जो हैं उनका प्लेसमेंट कैसा है, यानी आपकी हड्डियां हैं, आपका हाथ इधर तो नहीं जा रहा, इधर तो नहीं जा रहा, ये सब चीज़ें चेक की जाएगी। और आपके फिंगर्स को भी काउंट किया जाएगा। किसी के अगर हाथ में एक्स्ट्रा फिंगर है और अगर किसी का फिंगर, एक आधा फिंगर क्या है कि अगर नहीं है, तो उस केस में भी आपको मेडिकल दिया जा सकता है, रीमेडिकल दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपके फिंगर्स में छोटी मोटी माइनर अगर प्रॉब्लम है तो उसको ले लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है। बेसिकली आपकी ये जो फिंगर है, पॉइंटिंग फिंगर है साथियों, ये फिंगर आपकी सही सलामत होनी चाहिए और वर्किंग कंडीशन में, क्योंकि बिकॉज जब आप भैया कल को ड्यूटी करेंगे राइफल के साथ, तो सबसे ज्यादा काम तो आपकी यही फिंगर आने वाली है, राइफल के अंदर ट्रिगर कैसे प्रेस करेंगे आप। तो इसीलिए आपकी ये फिंगर और ये थंब जो है बहुत डीपली चेक किए जाएंगे। इसके अलावा आपकी सारी की सारी जो उंगलियां हैं, दोनों हाथों की 10 उंगलियां सही है कि नहीं, उंगलियों हाथों को ऐसे करवा के देखा जाएगा, ऐसे किया देखा जाएगा, ये सब चीजें आपकी चेक की जाएगी। और आपका एल्बो को भी चेक किया जाएगा। जैसे अभी एल्बो है, ये हाथ की जो जैसे बात कर रहे हैं कोहनी है, इस कोहनी को चेक किया जाएगा। बहुत सारे लोगों का इस प्रकार से कोहनी से हाथ आगे इधर मुड़ जाता है, अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे मुड़े हुए होते हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा जिसके मुड़े हुए होंगे उनके पास में मापने का एक स्केल रहता है, उस स्केल से वो आपका एंगल चेक करेंगे एल्बो का। अगर आपका एंगल जो है वो नॉर्मल है, आपके हाथ एकदम सही है, देन नो प्रॉब्लम, आपको ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं फिट की। फिट में क्या क्या चीजें, यानी आपके जो लेग्स जो है, पैर हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीजें चेक की जाती है। तो साथियों उनके अंदर जो शुरुआत कर लेते हैं, जैसे ऊपर से देखना शुरू करता है पैर, तो आपके यहाँ से सबसे पहला वही बोन स्ट्रक्चर, हड्डियों का ढांचा जो है कैसा है पैरों का, एकदम सही है कि नहीं है। और जब ये हाथ और ये जब चीज़ें हो रही हो चेक, तो सिर्फ आप अंडरवियर में होंगे, आपके क्या है कि इसके अलावा शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ अंडरवियर में होंगे आप। और ये चीज़ें जो चेक की जाएंगी तो अकेले ही नहीं चेक की जाएंगी, 8-8 10-10 लोग एक साथ बुला लेंगे और डॉक्टर सबको ऐसे घूम घूम के चेक करेगा। ठीक है, अब बात करें पैरों की, तो पैरों में सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, तो नॉक नहीं आपका चेक करेगा कि आपके जो घुटने हैं वो आपस में रगड़ते तो नहीं है, आपस के अंदर ऐसे नहीं होना चाहिए और टकराने नहीं चाहिए, उसको नॉकनी बोलते हैं। अगर नॉकनी की समस्या है तो भैया आपको रीमेडिकल देगा। अनफिट तो नहीं करता कोई भी डॉक्टर, क्योंकि अनफिट करने के लिए उसको जो रीजन है वो मेनली एक तो वो आंखों का जो मैंने आपको बताया, अगर ऐसा कोई समस्या है तो ही अनफिट करेगा, अदरवाइज आपको एक मौका और दिया जाएगा कि भैया आइए, क्योंकि नॉकनी का भी इलाज किया जा सकता है, बस आपको थोड़ा सा समय चाहिए होता है। उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो है, नहीं तो आप मुझे लिखिएगा मैसेज, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है साथियों, अब हो गया नॉकनी। अब नॉकनी के बाद नीचे से जाते हैं तो उसके बाद क्या चेक करते हैं, इसके बाद में वो चेक करते हैं आपके एंकल जॉइंट्स कैसे हैं, यानी आपके जो एंकल्स जो हैं, टखने हैं, उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, आपके जो फिट फिंगर्स जो है, मतलब पैरों की जो उंगलियां हैं, वो भी सेम जैसे हाथों की चेक करते हैं उसी प्रकार से चेक करते हैं। अब इंपॉर्टेंट दो चीजें इसमें रह जाती है, एक आपका होता है फ्लैट फुट और एक होता है वेरिकोस वेन। फ्लैट फुट के लिए साथियों क्या है कि आपका जो पैर है वो सीधा जमीन पे नहीं टिकना चाहिए, उसके अंदर जो मोड़ जो होता है, कर्व जो होता है इस प्रकार से जो पैर के अंदर, वो होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट फुट है तो भी आपको मेडिकल में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, फ्लैट फुट वाले को नहीं लिया जाता है, उसको एक बार मौका दिया जाता है रीमेडिकल के लिए, लेकिन रीमेडिकल में भी अगर आप फिर से फ्लैट फुट पाएगा तो आपको डेफिनेटली मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये फ्लैट फुट हो गया। फ्लैट फुट के लिए एग्जामिन कैसे करेगा डॉक्टर, तो वह कुछ नहीं, सिंपल सा एग्जामिन करेंगे, 1 लीटर लेंगे पानी और जमीन के ऊपर ऐसे उसको डाल देंगे, बोलेंगे पहले इसके अंदर चलो पानी में, उस पानी के अंदर पाँव रखेगा, उसके बाद बोलो सूखी जगह पे चलो, तो आपके पैरों के निशान बनेंगे वहां पे। तो जैसे निशान बनेंगे, जिसका पूरा का पूरा पैर ही जमीन पे टिकता है वो फ्लैट फुट वाला है, और जिसका नहीं टिकता है, यानी बीच में ऐसे इतनी जगह खाली रह जाती है, कर्व रह जाता है थोड़ा सा, तो मतलब वो नॉर्मल है। तो अब बात करते हैं वेरिकोस वेन की। ये वेरिकोस वेन की ये समस्या क्या है, वेरिकोस वेन का मतलब साथियों ये है कि आपके जो लेग्स के अंदर में काफ मसल्स जो होती हैं, पिंडलियां जो होती है, उनके पीछे कुछ एक्स्ट्रा वेन्स बाहर निकली रहती हैं इस प्रकार से। मतलब ये समस्या हो सकती है, मतलब मेरा भी एक फ्रेंड था, उसको थी ये, लेकिन उसने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद वो आज है फौज के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समस्या अगर आपको है, वेरिकोस वेन की अगर प्रॉब्लम है, तो इसमें भी आपको पॉइंट मिल सकता है, यानी कि आपको रीमेडिकल मिल सकता है।
आपको निकालेंगे नहीं जॉब से, अनफिट नहीं करेंगे, लेकिन आपको पॉइंट्स दिया जा सकता है इस समस्या के। और इसका ऑपरेशन होता है वेरिकोस वेन का, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है रिकवर होने में। वेरिकोस वेन का जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, जो ऐसे नसें मुड़ी हुई है बाहर निकली हुई है उनको क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं, एक्स्ट्रा होती है उसको काट देते हैं। तो नॉर्मली ये वेन्स होती है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, छोटा सा ऑपरेशन होता है, हो जाता है अगर किसी भाई को ये समस्या है तो। और ये चेक करने के लिए डॉक्टरों के पास में एक तरीका होता है, वो अगर किसी का नॉर्मली दिख रहा है बाहर तो वो तो समझ ही आ जाएगा, किसी का नहीं दिख रहा तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग ऐसे जब मैं बोलूं जंप तो आप सब लोग जंप करेंगे। तो ऐसे भैया वो जंप करवाना शुरू करते हैं, जंप करवाते रहते हैं, उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं उठक बैठक निकालिए, यानी सिटअप्स आपसे मरवाई जाएंगी। तो 8, 10, 15, 20 डॉक्टर के मूड पे हैं। हमारे को तो डॉक्टर ऐसा मिला जिसने 50 सिटअप्स मरवा दिए थे भैया। 50 सिटअप्स में तो आपको पता है कि अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो 50 सिटअप्स मरवाएगा, उसके बाद में बोलेगा यू टर्न, उधर घूम जाओ, पीछे से एक एक की जाके और मसल्स को चेक करेगा कि कहीं वेरिकोस वेन की समस्या तो नहीं है। तो ये हो गया आपका वेरिकोस वेन टेस्ट। अब बात कर लेते हैं लास्ट फेज की। इस फेज में क्या होगा कि कुछ ऐसी चीजें जो अब तक मैंने एक्सप्लेन नहीं करी, जो रह गई हैं, वो इस फेज के अंदर चेक कर ली जाएंगी। जैसे बीपी चेक किया जाएगा, ऑक्सीजन लेवल आपका जो है उसको मॉनिटर किया जाएगा। अब जो बीपी और ऑक्सीजन लेवल क्या है, ऑक्सीजन लेवल SpO2 वाला छोटा सा सेंसर उंगली पे लगा के जो डॉक्टर लोग दिखते हैं वो है, लेकिन बहुत सी बार ये होगा कि ऑक्सीजन लेवल नहीं देखा जाएगा, सिर्फ बीपी। लेकिन बीपी तो मस्ट है, बीपी आपका चेक किया जाएगा। बीपी आपका हाई नहीं होना चाहिए, 80 to 120 जो उसकी नॉर्मल रेंज है उसके अंदर होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी। हाँ, लेकिन साथियों बता रहा हूँ, अगर आपका 120 ना आकर के आपका बीपी थोड़ा बहुत हाई है तो डॉक्टर अनफिट नहीं देगा, रीमेडिकल नहीं देगा, ले लेगा। क्योंकि डॉक्टर को पता भैया जब मेडिकल देने कोई भी बंदा ऐसे आता है अचानक से, और जब हम बोलते हैं कि ये करो वो करो, ये खोलो वो खोलो, कपड़े उतारो, तो आदमी अच्छे अच्छों का बीपी हाई हो जाता है। तो उस केस में थोड़ा बहुत बीपी हाई है उसको ले लिया जाता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा हाई है उसको क्या बोलेगा डॉक्टर, ना अनफिट ना रीमेडिकल, उसको बोलेगा बैठ जाओ बाहर, इंतजार करो, बाद में बुलाएंगे। आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर बुलाएगा, फिर चेक करेगा, फिर भी हाई आता है तो फिर भेज देगा, फिर बुलाएगा 2 घंटे बाद। तो यानी 3-4 बार तो एक ही दिन में आपको मौके दे दिए जाएंगे बीपी के लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर भी ये नहीं चाहता कि आप रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि भैया उन्हें भी सोल्जर्स चाहिए, उन्हें भी सिपाही चाहिए, फौजी चाहिए, पुलिस चाहिए, वो आपको निकालना नहीं चाहता है। और कोई भी डॉक्टर की आपके साथ में जाती दुश्मनी नहीं है। अगर आप फिट होने लायक आपका शरीर है तो आपको डेफिनेटली फिट करेगा, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बीपी हाई आता है थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद में फिर बीपी एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद में फिर, और फिर भी बीपी हाई आता है अगले दिन फिर कर लिया जाता है। हमारे साथ तो एक साथी ऐसा, एक साथी भाई था राजस्थान का, कि उसका बीपी डॉक्टर ने टोटल लगभग एक दिन के अंदर 4 बार मेजर किया और चारों बार उसका हाई है। डॉक्टर ने बोल दिया आपका बीपी चेक ही नहीं करेंगे। अगले दिन वो फिर आया ना जब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लैब रिपोर्ट्स वगैरह आई नहीं थी, तो उसने हमको बोला कि मेडिकल का जो फाइनल रिजल्ट है वो हम आपको आज नहीं बता रहे, कल जब आपकी लैब रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कल बताएंगे। तो अगले दिन नॉर्मल बैठे थे, डॉक्टर ने उसके एकदम उसके पास गया, मशीन लगा के बीपी चेक कर दिया और उसका बीपी नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो अगले दिन भी बीपी आपका मेजर कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा फिर भी हाई है तो फिर सेम वही है, आपको रीमेडिकल देगा, फिर से बुलाया जाएगा 1-1.5 महीने बाद जब भी रीमेडिकल होगा, तो आपका बीपी मेजर कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ें जो आपकी फिजिकल में भी हुई थी और मेडिकल में भी होंगी। वो क्या क्या है कि आपकी हाइट को फिर से मापा जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया हाइट इतने दिन में क्या है कि हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं होंगी भैया, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपकी हाइट्स को फिर से मेजर किया जाएगा, आपका वेट भी मेजर किया जाएगा। अगर आप ओवर वेट हैं भैया, जितना वेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो BMI होता है, आप नेट पे देख सकते हैं कि BMI नाम से आप सर्च कीजिएगा, तो सर्च करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी साइट्स आएंगी, उनके अंदर आप अपनी हाइट लिख दीजिएगा तो आपको बता देगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका इतना वेट होना चाहिए। अगर उससे आपका वेट +5 है या -5 है तो भैया आपको दिक्कत है। दिक्कत मतलब अनफिट नहीं है, फिर वही बात रीमेडिकल है। और मेरे एक दो साथी भाई ऐसे भी थे, मेडिकल दे रहे थे, वो ओवरवेट थे, तो उनको डॉक्टर ने 1-1.5 महीने का वो रीमेडिकल दिया था और बोला था कि 5 किलो वेट रिड्यूस करके आइए, अगर नहीं कम किया तो इस बार अनफिट कर दूंगा। क्योंकि डॉक्टर चाहता है भैया कि मेरा बंदा फिट हो, इसलिए वो ऐसी सख्ती वाली बातें आपको बोलेंगे, ठीक है। तो हाइट, वेट और प्लस में चेस्ट वो आपका फिर से मेजर किया जाएगा। ओनली मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल में हाइट और वेट 2 ही चीज़ें चेक की जाएंगी, ठीक है। तो आपका चेस्ट फिर से एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर आपका चेस्ट बाई चांस ऊपर नीचे भी होता है तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जब फिजिकल देने जाते हैं तो फिजिकल से जब आप निकलते हैं पास होकर, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके अंदर भी भैया मोहर रहती है, मेडिकल ऑफिसर की सील लगी रहती है, तो आपको अनफिट नहीं कर सकता वो, क्योंकि उस मेडिकल ऑफिसर ने आपको फिट किया था पहले। हाँ ठीक है, लेकिन वो फिर से एग्जामिन जरूर करेंगे हाइट, चेस्ट और वेट को। तो साथियों ये जो तमाम तरीके की जो चीज़ें थी, इतनी ही चीज़ें हैं बेसिकली जो आपके मेडिकल में आपके साथ में होंगी, आपके साथ में की जाएंगी। इसके अलावा कोई और अलग से पॉइंट नहीं बचता है। इन चीज़ों के अंदर अगर आप फिट बैठते हैं, और मैं ईश्वर से ये आपके लिए यही सोचता हूँ, यही मांगता हूँ, कामना करता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे मेरे साथी भाई, तमाम तरीके के जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, जहाँ जहाँ वो अपीयर होते हैं, वहाँ पे जाएं और फिट हों, और भैया अच्छी एक जॉब लें, रिस्पेक्टेड यूनिफॉर्म पहने और देश की सेवा करें।
तो साथियों, इसके अलावा अगर कोई समस्या, कोई डाउट आपका रह जाता है तो वीडियो के नीचे आप जाइए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में मुझसे पूछिए। जितना मैं समर्थ होऊंगा, जितना मुझे आता होगा, मैं आपको उस चीज़ को बताऊंगा। नहीं आता होगा तो किसी और भाई से पूछ के बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हो, माफ़ी चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।